राम लखन के फोन की घंटी अचानक बज उठी। उन्होंने जल्दी से आशान्वित होकर फोन उठाकर बोला, हेलो। तो उधर से दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है। अब वो हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम बहुत जल्दी कर लो। और सुनो, अगर कोई चालाकी दिखाई तो याद रखना, अपने बेटे से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। और एक ख़ास बात ये कि ये रुपया कब, कहाँ और कैसे पहुंचाना है, ये हम बाद में फ़ोन पर तुमको बताएंगे। ये कहकर उधर से फ़ोन काट दिया गया। राम लखन को जैसे काट मार गया हो, वो चेतना शून्य से हो गए। फोन उनके हाथ से छूटकर बेड पर गिर पड़ा। वो समझ ही न सके उनके साथ ये अनर्थ क्यों और किसने किया। उन्होंने सोचा कि मेरी तो किसी से कोई रंजिश भी नहीं। उनका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था। अगर पुलिस या किसी अन्य की सहायता लेते हैं तो अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। बहुत मामला पेचीदा हो गया था। अब बेबसी से उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। इतनी बड़ी रकम राम लखन कहाँ से और कैसे इंतजाम करते। अब कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर अपहरणकर्ताओं के फोन राम लखन के पास नए नए नंबरों से आने लगे। राम लखन एक बहुत सहृदय व्यक्ति थे। औलाद के नाम पर उनका यही एक बेटा संदीप था। उनकी पत्नी का निधन संदीप के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था। उनकी अपनी आड़त थी, इसलिए उनकी माली हालत काफ़ी ठीक थी। लेकिन बीच बीच में नफ़ा नुकसान भी होता रहता था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह लाड़ दुलार से और सावधानी से संदीप की परवरिश की और उसे अच्छी और ऊंची शिक्षा दिलवा रहे थे। संदीप अब एक सजीला और हृष्ट पुष्ट युवक बन चुका था। सुख सुविधा की घर में कोई कमी न थी। राम लखन और संदीप दोनों में बस एक ही समानता थी कि वो दोनों किसी की भी कोई भी नाजायज जाति बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए कई लोग उनसे मन ही मन रंजिश रखते थे। इस तरह उनके दिन गुजरते रहे। राम लखन ने अपनी आढ़त को खड़ी करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया था। बेटे को उन्होंने हॉस्टल में बचपन से ही डाल दिया था और फिर उन्होंने रात दिन एक करके कारोबार को खड़ा किया। अब ना तो वो किसी की हफ्ता देते और ना ही किसी की धमकियों पर कान धरते। फिर उनको एक मित्र के बेटे की शादी का कुछ दिनों बाद निमंत्रण मिला, जो कि दूसरे शहर में रहते थे। तो काम की अधिकता को देखते हुए राम लखन ने बेटे संदीप से ही शादी में शामिल होने के लिए कहा। अब नियत दिन संदीप घर से अपने पापा के दोस्त के यहाँ जाने के लिए रवाना हो गए। राम लखन ने अपने दोस्त मनोहर के बेटे से वहां पहुंचने के लिए बताया और अपनी मजबूरी भी बता दी और कहा, बेटा यहाँ से रवाना हो चुका है। तुम्हारे पास पहुँचे तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। लेकिन 4 घंटे के सफ़र के बाद भी 6 घंटे तक कोई सूचना न मिलने पर राम लखन ने पहले बेटे संदीप को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताया गया। तो उन्होंने सोचा कि शायद चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी। फिर उन्होंने अपने दोस्त मनोहर को फ़ोन किया तो पता चला कि संदीप अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। अब राम लखन को चिंता होने लगी कि स्टेशन पर गाड़ी में बैठने के बाद भी संदीप ने फ़ोन पर बताया था, तो फिर वो वहाँ पहुँचा क्यों नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ट्रेन लेट हो गई होगी। इसी कश्मकश में रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाए और सारी रात संदीप और मनोहर को ही फ़ोन मिलाते रहे। अब सवेरा हो चुका था। फिक्र से उनका बुरा हाल था। अब काम में कैसे उनका मन लगता। आज कहीं ना जाने के लिए मन ही मन उन्होंने निर्णय ले लिया
फिर करीब 10 बजे सुबह उनके पास अपहरणकर्ताओं के फ़ोन आया। जब अपहरणकर्ताओं ने देखा कि मांगी गई रकम 1 करोड़ देने के लिए राम लखन असमर्थता जता रहे हैं, तो उन लोगों ने 75 लाख रुपए देने के लिए उनसे कहा। इस तरह कई दिन गुजरते गए। दरअसल ये अपहरण रुपए के लिए नहीं किया गया था, कुछ अन्य कारणों के लिए भी किया गया था, जिसमें पुलिस और राजनीतिक रंजिशें भी शामिल थीं। क्योंकि ये दोनों बाप बेटे किसी भी नाजायज़ बात को नहीं मानते थे, तो जाहिर तौर पर कोई कुछ न बोलता, मगर मन में कुछ धूर्त लोगों की उनके प्रति काफ़ी कड़वाहट आ चुकी थी। अब अपहरणकर्ता उनसे मांगे करते गए और 75 लाख रुपए के लिए पूछते, तो राम लखन इतने रुपए की असमर्थता जताते कि बहुत इधर उधर से जुगाड़ करने के बाद भी पैसे इतने नहीं हो पा रहे हैं। इधर संदीप के अपहरण के बाद से वो अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कारोबार में उन्हें सिर्फ घाटा ही घाटा हो रहा था। फिर न जाने क्या सोचकर अपहरणकर्ताओं ने संदीप को अब ज़्यादा दिनों तक छिपा कर रखने में बहुत खतरा महसूस किया, तो उन्होंने राम लखन से 25 लाख रुपए में बात पक्की कर ली और समय भी बता दिया और जगह भी। खैर, राम लखन बताई गई रकम लेकर निर्दिष्ट स्थान यानी नदी के किनारे बने बहुत पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर के पीछे पहुंच गए। तो कुछ ही देर में वहाँ कदमों की आहट हुई पास में ही, और 4 साधु वहाँ मंदिर के अंदर चले गए। फिर थोड़ी ही देर में चारों मंदिर से बाहर आए और उनके मुंह भी गमछे से ढके थे। फिर वो मंदिर के पीछे पहुँचे और जहाँ राम लखन उनका इंतज़ार कर रहे थे। राम लखन ने उन्होंने दोनों ने आपस में एक दूसरे का परिचय लिया। फिर राम लखन ने उन्हें एक बड़ा सा झोला सौंप दिया। उन लोगों ने झोला खोलकर रुपये देखकर तसल्ली की और राम लखन से कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, ये हम अभी यहाँ से निकलकर 15 मिनट के बाद तुमसे बता देंगे। तब तक तुम यहीं दीवार की तरफ पीठ करके खड़े रहो और देखो, कोई चालाकी मत दिखाना। जैसे अभी तक चुप रहे हो वैसे ही चुप रहना, हम तुम पर लगातार नज़र रख रहे हैं। ये कहकर उन्होंने राम लखन का मुंह दीवार की तरफ करवाया और तेजी से वहाँ से निकल गए। अब राम लखन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल कर गए हैं, मेरा पैसा और बेटा दोनों ही कहीं मुझसे ना छिन जाएं। और इसी तरह के तमाम ख्याल उनके मन में आने लगे। लेकिन उन्होंने 15 मिनट इंतज़ार करना ठीक समझा। वो कुछ सोच ही रहे थे कि उनके फ़ोन की घंटी बज उठी। धड़कते दिल से उन्होंने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, तुम्हारा बेटा इसी मंदिर के अंदर है, जाओ और जाकर उससे देख लो और मिल लो। अब राम लखन मंदिर के पीछे से भागकर उस वीरान और जर्जर मंदिर के सामने आए और मंदिर के अंदर चले गए। तो एक कोने में अंधेरे में संदीप वहाँ पड़ा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो शायद गहरी नींद में था। राम लखन ने तत्परता से उसके हाथ पैर खोले और उसके मुंह पे टेप भी चिपका हुआ था। उस टेप को उन्होंने जल्दी से हटाया। फिर उसका सिर अपनी गोद में रख के वहाँ से निकलने का जुगाड़ सोचने लगे। शाम तक संदीप को कुछ होश आया तो संदीप ने खुद को पापा के साथ देखा। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे। फिर जैसे तैसे राम लखन संदीप को घर ले आए। संदीप बहुत कमज़ोर हो गया था।
अब राम लखन ने अभी संदीप से कुछ भी पूछना मुनासिब ना समझा। रात में दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह जब संदीप कुछ स्वस्थ हुआ तो उसने राम लखन से बताया कि वो ट्रेन से सही समय पर मनोहर अंकल के घर पहुंच गया था, लेकिन मनोहर अंकल किसी ज़रूरी काम से कहीं गए हुए थे। फिर वो घर के अंदर चला गया तो घर के सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में बिजी थे। फिर वो भी घर से बाहर आ गया और किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। इत्तेफाक से किसी की नज़र भी उस पर नहीं पड़ी। फिर वो यूं ही टहलने के लिए वहाँ से कुछ दूर निकल गया और अचानक उसी वक्त पीछे से किसी ने उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया जिसमें शायद कोई बेहोशी की दवा थी। इसके बाद उसे कुछ होश ना रहा। जब उसे होश आया तो उसके हाथ की घड़ी, पर्स और मोबाइल सब कुछ गायब था और वो एक अनजान सी एक कमरे के फर्श पे पड़ा था। और उसकी आहट सुनकर कमरे में 3-4 लोग आए और उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उन्होंने कहा कि कोई बात मत करो, बस इतना जान लो कि अब तुम हमारे कब्ज़े में हो। हम तुम्हें तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक तुम कोई चालाकी नहीं दिखाओगे। फिर वो लोग उसे लेकर रोज़ थोड़ा थोड़ा नपातुला खाना देते और जबरन उसे नींद की गोलियां खाने को देते और रोज़ नई नई जगहें बदलते रहते। इधर पैसे उनको नहीं मिल पा रहे थे और उसे वो ज़्यादा दिन तक अब छिपाना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने आपसे रकम पे समझौता कर लिया जो कि 25 लाख रुपए थी, और कल सवेरे ही मुझे उस मंदिर में ले जाकर और जबरन गोलियां खिलाकर बांधकर और मेरे मुंह पर टेप चिपकाकर वो मुझे यहाँ छोड़ गए। उन्होंने अपना चेहरा हमेशा अंगोछे से ढका रखा, इसलिए मैं पहचान न सका और उनकी आवाज़ें भी अनजानी थीं। सब बातें सुनकर राम लखन समझ गए कि ये काम किसी पेशेवर का नहीं है, बल्कि रंजिश में ही ये हादसा हुआ है। इसलिए उन्होंने किसी से भी इस भयानक हादसे के लिए कुछ नहीं बताया और संदीप से भी कहा कि बेटा, भूल कर भी इस घटना का जिक्र अब किसी से न करना, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो इंसान बेबस हो ही जाता है। उन लोगों ने तुम्हारी जान बख्श दी, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर उन्होंने फिर उस शहर में रहना मुनासिब ना समझा और कुछ ही समय बाद अपना माल असबाब लेकर चुपचाप खामोशी से वो किसी दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।